ठीक है, चलो स्टार्ट। तो कार्बन सी ना, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कार्बन जैसे मैं पहले भी करवा चुकी। पहले का मतलब है, क्वेश्चन में आया था, भी मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन का, कि कहाँ कहाँ से कार्बन सिंग आता है। ठीक है, तो कार्बन सिंग होता क्या है? कार्बन होता क्या है? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। कार्बन सिंग is any system that observe more CO2 from the atmosphere then it releases natural carbon sink. Carbon sink is any natural या man-made reservoir. देखो, मुझे एक बात पता होना चाहिए, कार्बन 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 सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब होता है जमा करके रखना, किसी को रिजर्व, किसी चीज को रिजर्व करके रखना। ठीक है, कार्बन का मतलब, कार्बन यानी कार्बन को सिंक करके रखना। इसका मतलब कार्बन सिंक का मतलब है कि कार्बन को जमा कर। ठीक है, तो बोल रहा क्या, अगर एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से कार्बन को ऑब्जर्व करके जो रखा जाता है ना, इसी को बोला जाता है कार्बन सिंक। ठीक है, अगर मुझे पूछो व्हाट इज ए कार्बन सिंक, कार्बन क्या है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना, जैसे वो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, कहीं से निकल रहा है, वो क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व करके रखा जाता है। अब तुम बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्यों रिजर्व करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है। एक बात सुन लो, जैसे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। ठीक है, हम लोगों को सब चीज का जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है हम लोग को, लेकिन हम लोगों को CO2 का भी जरूरत है। CO2 क्या करता है, वो अर्थ को गर्म रखता है। अर्थ से गर्म, अर्थ से CO2 जाएगी ना, तो हर जगह बर्फ हो जाएगी। एक बार तुम्हारा कहीं पर हो गया था ऐसा, वहां CO2 छट गया था, मेरे महसूस में गया, तो वहां पे पूरा बर्फ बर्फ बन गया। तो तुम देखना, जैसे कि कहीं कहीं बर्फीला इलाका हो, ये हो जा रहा है, अब गर्म नहीं है। तो हम लोगों को दोनों चीज की जरूरत है, जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना हम लोगों को CO2 की भी जरूरत है। अगर अर्थ से CO2 डिलीट कर दे, पूरा खत्म हो जाए, तो इंसान भी बचेगा भी नहीं, पूरा बर्फ बन जाएगा, हर जगह ठंडा ठंडा बर्फीला जगह में ही नहीं। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि हम तो कार्बन सिंक को क्या किया जाता है, इसको रिजर्व करके रखा जाता है। कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन को रिजर्व करके रखना। कोई भी ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है किस चीज को, CO2, बहुत ज्यादा CO2 को अपने अंदर रख रहा है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से जब वो रिलीज होता है तो क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व करके रखता है CO2। ठीक है, बोला कि ये जो कार्बन सिंक है ना, आप इसको नेचुरल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस से कैसे बताएंगे, और इसको मैन मेड रिजर्वर भी कर सकते हैं। हम इसको खुद से रिजर्व करके भी रख सकता है, और ये नेचुरली भी रिजर्व होता है। ये बात बोल, CO2 निकलता कहाँ, हम लोग क्या CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, यही बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि CO2 जो है ना पेड़ पौधा लेती है। हम लोग अगर अगर CO2 नहीं रहे ना, तो पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा। जब पेड़ प्लांट ही नहीं रहेगी तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, सब तार एक दूसरे से मिला हुआ। इंसान को चाहिए O2 ऑक्सीजन, इंसान इसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कौन देती है, प्लांट देती है। ठीक है, प्लांट देती है। अब अगर प्लांट ही दुनिया में ना रहे, प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए CO2 ऑक्सीजन।
और अगर CO खत्म हो जाए तो ऐसे प्लांट भी नहीं रहेगी, जब प्लांट नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रहेगी, क्योंकि इंसान को देगा। अभी तुम्हारा तुम एक वीडियो बहुत मैंने देखे थे कि बता रहा था कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा ना कि दरख्त तेजी से काटा जा रहा है, तो जब दरख्त कट जाएगा ना तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा ना कि इंसान ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, और हर जगह जब इंसान चलेगा तो अपने साथ वेंटिलेटर लेके चलेगा। तो ऐसे वीडियो में देखा कि आप लोग पेड़ पौधा ना काटे, अगर पेड़ पौधा काट देंगे ना, अगर आप लोग पेड़ पौधा को काट देंगे, आप लोग को वेंटिलेटर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और जब प्लांट ही नहीं रहेगी तो आप लोग को ऑक्सीजन मिलता है। तो हम लोगों को CO2 की जरूरत है, तो CO2 को क्या कहते हैं, रिजर्व करते हैं, और जो CO2 को रिजर्व करके रखते हैं उसी को बोलते हैं कार्बन सिंक। ठीक है। कार्बन सिंक का मतलब है जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व, उसको रिजर्व करके रखते हैं, और तुम इसमें से क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, उसको रखेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है ना। जब उसको स्टोर करके रखा जाता है ना, उसको कार्बन सिंक बोला जाता है, और ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी रिजर्वर। तो सबसे ज्यादा अगर कार्बन, पहले ये समझ लो कि कहाँ कहाँ पे कार्बन सिंक, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ऑब्जर्व होकर स्टोर है, कहाँ कहाँ तुमको ओशन में मिलेगा, है ना। ओशंस में तुमको CO2 मिलेगा। ओशंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, सिंक करते हैं, सिंक जमा करके स्टोर करके रखते हैं। ये कैसे होता है, तुम्हारा ओशन के अंदर ना बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा पेड़ पौधा होता है जिसको बोला जाता है फोटो प्लांट करके, वहां पे अंदर पेड़ पौधा होता है। वो लोग क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है तो गैस के, जब गैस के शक्ल में हो जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो ओशन क्या करती है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिंक CO2 गैस, मतलब सबसे ज्यादा CO2 को कौन जमा करके रखता है, सबसे ज्यादा वो है ओशन। वर्ल्ड में, दुनिया में CO2 को सबसे ज्यादा स्टोर करके, स्टोर का मतलब सिंक बने जमा करना, सबसे ज्यादा कौन जमा करके रखता है, कौन रखता है, तो तुम्हारा ओशन। उसके बाद आ जाओ फॉरेस्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट में तुम्हारा जो बायोमास स्टोरेज या फोटोसिंथेसिस, इन सब के प्रोसेस की वजह करना फॉरेस्ट में भी तुम्हारा CO2 आता है। तुमको तो पता ही, प्लांट CO2 लेती है, इंसान क्या करता है, CO2 छोड़ता है, और दरख्त जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अदला बदली। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि क्या प्लांट भी कार्बन सिंक करती है, आएगा तो फॉरेस्ट के अंदर तो सारा ही आएगा, या वेजिटेशन, इन सब में क्या होता है, तुम्हारा कार्बन सिंक है। फोटोसिंथेसिस एंड बायोमास, फोटोसिंथेसिस के थ्रू तुम्हारा क्या होता है, फॉरेस्ट में कार्बन सिंक और बायोमास स्टोर हो जाता है। ये बायोमास कैसे स्टोर होता है बता रहे, देखो मान लो कि अगर जंगल में कोई फूल जानवर, जैसे ये कोई दरख्त सड़ गया, गल गया, या कोई जानवर मर गया, गल गया, और फिर फोटोसिंथेसिस का तो अमल होता है, तो पता है कि ये प्लांट कैसे बनती है, सूरज की रोशनी से गिजा लेती है, पानी लेती है, इस तरह से बनती है, ठीक है। तो उसी तरह से ये सब जब प्रोसेस करती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व, तो अपने अंदर क्या करती है, उसको सिंक करके रखती है, जमा करके रखती है, क्योंकि प्लांट क्या करती है, CO2 को लेती है। उसके बाद सॉइल में भी तुम देखोगे तो कार्बन सिंक पाया जाता है, तो सॉइल भी स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है, सिंक का मतलब स्टोर करना, क्या स्टोर करके रखती है, तो CO2 को स्टोर करके, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर व्हेन द प्लांट डाई एंड, या कोई भी, देखो सॉइल में कैसे जाएगा, बोला कोई भी प्लांट जो है ना डाई कर गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, कोसा लगा, गल डिकम्पोज हो रहा, या किसी भी तरह का जानवर जो है ना मर गया, डेट कर गया, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर था आपका डेट कर गया, तो मट्टी क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करेगी, तुम देखिएगी जब भी अगर कोई जानवर मर जाता है तो जमीन में पड़ा हुआ है, तो वो एक दिन क्या होगा, वो मिट्टी बन जाता है। तुम देखना, तुम किसी जानवर को या इंसान को ही छोड़ दो, तुम इंसान को ही छोड़ दो, मट्टी में तुम इंसान को छोड़ गई, थोड़ा दिन पहले के केस दिखा रहा था कि वो आदमी का लाश मिला 2 साल बाद,
यहाँ इंडिया में दिखाना था कि 2 साल बाद उसका लाश मिला। वो भी कैसे मिला कि एक बच्चा खेल रहा था तो घर में बॉल चला गया, तो वो बच्चा ना तड़प के वहां से लेने लगा, तो बिना ढांचा रखा हुआ इंसान था, पूरा चिल्लाने लगा, तो सब सारे लोग आए, तो पुलिस को बुलाया गया। तब पता चला वो 2 साल से, तो 2 साल से क्या हुआ, अच्छा कौन आया, आरती आई क्या, ज्वाइनिंग हो पा रही है, हाँ वही ठीक है आरती। देखो तो क्या हुआ, जब वो लड़का गया ना अंदर, तो वो देखा ना कि ढांचा है, देखिए पूरा रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो सब सारे लोग गए। जब सारे लोग गए तो सिर्फ हड्डी है, क्योंकि हड्डी क्यों, क्योंकि उसका जितना भी बदन का गोश्त वगैरह था ना, उसको मिट्टी ऑब्जर्व कर ली, तो वो जो ऑब्जर्व की ना, तो वो सील टूटी, ठीक है। तो मिट्टी भी क्या करती, जमीन भी क्या करती, वो क्या करती है, CO2 को ऑब्जर्व करके स्टोर करके रखती है। जब कोई प्लांट डाई हो जाए या कोई चीज ऑर्गेनिक मैटर डाई हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर मिट्टी में शामिल हो जाता है। तो मिट्टी में शामिल हो गया ही नहीं, वो क्या की कार्बन को जमा करके रख लेते। वेट लैंड किसको बोला, दलदल, दलदल तो तुम देखती हो गैसी कितना खराब, दलदल कार्बन टाइप का रहता है, तो वहां तुमको मिलेगा कार्बन, वहां पर भी तुमको कार्बन स्टोर मिलेगा ना। Due to the slow decompositions and waterlogged environment, वहाँ पे देखना कादो, इतना गंदा, दलदल पता नहीं देखा तो मुझे नहीं देखी दलदल कैसा, काला काला कादो जैसा होता है, ठीक है। तो काला काला टाइप का होगा कादो जैसा, तो वो वहां से तुमको CO2 मिलेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता रही हूँ, जो एग्जाम में इस बार इससे क्वेश्चन आया था, कहाँ कहाँ पे कार्बन सिंक होता है। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, कार्बन को जमा करना। तो कार्बन जमा कहाँ कहाँ होता है, तुमको क्या याद करना है, खाली लाल वाला। कार्बन सिंक कहाँ कहाँ जमा होता है, तो ओशन में, फॉरेस्ट में या वेजिटेशन में, सॉइल में, वेटलैंड्स में, ठीक है ना। कार्बन सिंक मतलब कार्बन जमा नहीं, ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन सिंक, सबसे ज्यादा कार्बन सिंक कहाँ होता है, एक नंबर देख लो, ओशन में, उसके बाद सॉइल में, उसके बाद फॉरेस्ट में। ये अगर सबसे ज्यादा पूछे कि कार्बन सिंक कहाँ होता है, तो ओशन, एक नंबर में ओशन आएगा, ठीक है, याद रखो। अब मेरे एक बात तुम लोगों में क्लियर करना चाह रही हूँ, एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया था कि ओशन था शायद, और तुम्हारा सॉइल था, वेटलैंड था, ठीक है ना। ये कार्बन सिंक कहाँ का है, और साथ में एलिफेंट भी था। मैं एलिफेंट, देखो मैं इसलिए एलिफेंट इसलिए ऐड नहीं ना कि मैं बहुत सारा बुक पढ़ी, मैं NCERT बुक से नोट्स बनाती हूँ, वो UPSC का, मैं उसमें देखी, हर बुक पे मैं देखी, मुझे नहीं मिला कि मैं हर जगह देखी, कोई भी तो रीजन मिल जाए कि जहां से कार्बन सिंक का मतलब क्या, कार्बन को जमा करके रखना। तो एलिफेंट कैसे जमा करी मुझको नहीं समझ, ये मेरे नॉलेज से बाहर है कि आखिर एलिफेंट जो है वो कैसे कार्बन सिंक को जमा करे, ठीक है। वो वेजिटेबल खाती है, ये बात तो सही बात है। हम एक जगह ऐसा जस्टिफिकेशन देखें, हो सके कि वेजिटेबल बहुत ज्यादा खाती, वेजिटेशन के थ्रू भी कार्बन सिंक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है, और फॉरेस्ट के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है, ठीक है। एलिफेंट मेरे माइंड में, मतलब एलिफेंट में जस्टिफाई नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर एलिफेंट होगा तो गॉड भी हो जाएगा, क्योंकि गॉड भी सब्जी खाती है, ठीक है। तो इन सब चीज के भी ये हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसमें एलिफेंट को नहीं रखी हूँ, बट मैं क्वेश्चन के थ्रू वो कराऊंगी एलिफेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में जब तुम्हारे एनडीए क्वेश्चन पूछा इस बार में, तो आंसर तो था बट साथ में एलिफेंट भी, और उन्होंने एलिफेंट का आंसर माना है, ठीक है। और मैं हर जगह देखी कि कुछ मतलब एनिमल का मिले, हम यही पढ़े कि एनिमल जब डिकम्पोज, जैसे सॉइल, अभी मैं बताई कि अगर कोई इंसान डेट कर गया और उसको छोड़ दिया गया मट्टी में, तो वो डिकम्पोज होगा, तो इससे क्या होगा, मट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगा। या कोई प्लांट या कोई एनिमल डेट कर जाता है, तो वो डिकम्पोज होगा, क्या होगा, मट्टी में मिल जाएगा, तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड सिंक हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक ना। बट एलिफेंट में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होगा, जमा कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आया। मैं बहुत बुक पढ़ी, मुझे नहीं मिला, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए मैं एलिफेंट को ऐड नहीं की। अगर मुझे और कोई बुक पढ़कर, मैं कोई किसी से पूछ कर, सर्वर से पूछ कर अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं मिला इसमें मैं ऐड नहीं। बट एनडीए क्वेश्चन पूछा है तो वो रखा है एलिफेंट, कि नहीं एलिफेंट में भी कार्बन सिंक, कार्बन को जमा कर, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये वाला इस बार का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, मतलब तो आंसर A B C होना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, एनटीए के अकॉर्डिंग तो नहीं, एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर दो, एनटीए के अकॉर्डिंग। मैं इसको देखो, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मैं एलिफेंट इसलिए नहीं रखी ना, एनटीए ने इसको रखा है। जैसे मैं तो आरसी को पहले भी बनाई थी, वेटलैंड ओशन सोल, ठीक है, सबसे ज्यादा एक नंबर में कहाँ रहती है तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ना मुझे कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है एलिफेंट के बाद, मतलब मैं बहुत सारा बुक तो मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए मैं अपने नोट्स में ऐड नहीं करी। मुझे जब मिलेगा अगर तो मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला। आखिर एलिफेंट में कैसे डॉट तो भी है ना कि आखिर रीजन तो भी मुझे चाहिए ना तुम लोगों को बताने के लिए कि एलिफेंट में कैसे कार्बन सिंक आया। जैसे मैं सबका रीजन दी, यहाँ पे देखो सबका मैं रीजन भी लिखी हूँ कि ओशन में कैसे आती है, हमारा फॉरेस्ट और वेजिटेशन में कैसे आती है कार्बन सिंक, है ना। तुमको सिर्फ रेड वाला याद करना है, ठीक है तुम लोगों को। बाकी वो सब मैं जस्टिफिकेशन दी हूँ कि फॉरेस्ट में कैसे आपका फोटोसिंथेसिस बायोमास के थ्रू तुम्हारा फॉरेस्ट में CO2 आता है। लेकिन मुझे एलिफेंट का भी तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं ऐड नहीं की हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तुम लोगों को फ्यूचर में, तो अगर तुम्हारा एलिफेंट दिया रहा है तो एलिफेंट मानना, क्योंकि एलिफेंट जब दिया है तो होगा ही। लेकिन कोई भी बुक में मैं नहीं देखी, इवन ऐसे लिखा हो रहा था ना कि हाँ एलिफेंट जो है वो वेजिटेबल खाती है, ठीक है, एलिफेंट जो है वो वेजिटेबल खाती है, ठीक है ना। तो वेजिटेबल के थ्रू वो क्या करती है, कार्बन कार्बन सिंक को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी कि जो भी एनिमल वेजिटेबल्स खाते हैं, जो एनिमल्स वेजिटेबल्स खाते हैं उनके अंदर कार्बन सिंक होती है। एक बार हम वो वाला टॉपिक पढ़ के देखें, वो टॉपिक जानते हो तुम लोग, कार्निवोरस एनिमल, हेर्बीवोरस एनिमल। एक बार में वो टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे, हो सके उस टॉपिक से मुझे कोई लिंक मिल जाए एलिफेंट वाला कार्बन सिंक। वैसे आंसर तुम लोग एनटीए का रखना, ठीक है, एनटीए इसकी को मार, ठीक है ना, ABCD। तो देखो वेटलैंड ओशन सोल में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन एलिफेंट को भी माइंड में रखना, ठीक है। इससे पहले भी एक बार, इससे और भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, और एक और क्वेश्चन आया जो कि ये क्वेश्चन सॉल्व, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2। अभी हम पढ़ाएंगे, हाँ अभी हम हाँ बिल्कुल, अभी हम बताएं एक यहाँ से लगा ओशियन सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन सिंक, मतलब कार्बन सिंक सबसे, कार्बन सिंक का मतलब क्या होगा, स्टोर, स्टोर यानी CO2 सबसे ज्यादा कहाँ पे स्टोर होता है, तो ओशन में। ये टॉपिक का मैं एक ऐसा टॉपिक लाई और एक, ठीक है, तीन ही ऑप्शन लाई। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, कल मैं पढ़ाई थी टॉपिक, आज मैं वीडियो डाल दूँ। अभी और भी टॉपिक है, पहले क्वेश्चन कर लो फिर मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन 3, हाँ इंडिया फ्रांस, ठीक है। तो अंजलि और ये सुषमा तुम लोग ये लोग क्लास नहीं किए, कल देख लेना, एक पेज का है ये वाला, एक पेज तुम की थी, लक्ष्मी नहीं की थी और अंजलि नहीं की है। तो ये जो क्लास है ना, ये सिर्फ एक पेज का क्लास है, एक पेज में हर एक पार्ट से क्वेश्चन है। देखो कैसे कितना इजी क्वेश्चन आया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने स्टार्ट किया था, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2 कंट्री ने मिलकर स्टार्ट किया था, इंडिया प्लस फ्रांस। एक पेज का आंसर ये तुम लोग अच्छे से जाके पढ़ लेना, PDF में भी पढ़ सकती है, ऐसा बात, ठीक है ना। इंडिया से थे PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, फ्रांस से थे फ्रांसिस्को होलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये छोटा कर लो। क्वेश्चंस के बाद अभी एक और टॉपिक होगा, तो ये नहीं कि हम ये क्वेश्चन नहीं किए तो निकल, नहीं, अभी वो टॉपिक हो जाएगा बजेगा तब तुम लोग जाना, क्लास आधा छोड़े कोई नहीं जाएगा, तुम लोगों को नुकसान होगा। ये कल नंबर 4 अंजलि बताइए, ऑप्शन 4 होगा। देखो मैं तुम लोग को एक बार रिवीजन के लिए बता दे रही हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आई थी, तुम लोग डेट बताओ, कब लॉन्च हुआ था, 2015। ये लॉन्चिंग डेट है, ठीक है ना, साइनिंग डेट कब है बताओ, 2016। ये इन्फोर्समेंट डेट कब है, 2017। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। अच्छे ये बताओ कि, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा इट वाज फंडिंग 2012, गलत हो गया, फंडिंग कब है तुम्हारा, 2016, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द फंडिंग कंट्रीज, अभी ना बताया, इसको 2 कंट्री ने मिलकर स्टार्ट किया था, फ्रांस
और तुम्हारा इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा है नहीं, इसका हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम है, ठीक है ना। इसमें 100 कंट्री ने साइन किया। अच्छा इसे निगेटिव से निकालो, ए हटा दो, हटा दो, हटा दो। बी क्या बोला, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, हाँ तो हेडक्वार्टर कहाँ तुम्हारा, जिनीवा नहीं, इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। तो तुम्हारा सी भी कट गया, जब सी कटा तो तुम्हारा आंसर हो गया बी, ठीक है ना। मोस्टली सन साइन कंट्रीज इसका मेंबर, मोस्टली इसमें जो है ना, मोस्टली इसमें कौन कौन कंट्रीज मेंबर है, सन साइन कंट्रीज। बाकी तुम लोग वीडियो देख लेना, आज हम डाल देंगे, और नहीं तो पीडीएफ देखो, पीडीएफ तुम्हें कल ये क्वेश्चन सॉल्व, एक पेज का है लेकिन उसमें बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑप्शन 1 ए से, और बोलो 4 नंबर। चलो बोल रहा है क्या, देखो ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से गुजरते, कल हम पढ़ाए थे, और अब यूएन के मेंबर भी इसमें शामिल किया गया। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ट्रॉपिकल रीजन हाई कैंसर, ऑप्शन 1 तो राइट होना चाहिए, मतलब उसका assertion तो राइट होना चाहिए। कैसे सुषमा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये गलत क्यों है मैं बता रही हूँ। All the member countries of the International Solar Alliance located with the topic of cancer, जब ये स्टार्टिंग में आई थी ना, कल में पढ़ाई थी कि जब ये इसमें ये ऑल नहीं होता, ये ऑल नहीं होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन इसमें क्या बोला कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, यूएनओ का मेंबर भी तो ऐड हुआ था, मैं कल बताई थी ना कि पहले स्टार्टिंग में जब आया था तो क्या आया था इसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो कंट्रीज है, मतलब जितने भी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर गुजरती है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर है, मैं ये बात बोली। लेकिन उसके बाद में क्या बोली कि नो, आज का डेट में क्या किया गया है, यूएन के मेंबर, यूएन के भी मेंबर जो है ना इसके मेंबर बन गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल अगर नहीं होता ना कि द मेंबर, मोस्टली लिखा हुआ रहता ना, मोस्टली, तो तुम्हारा सही हो जाता कि कुछ मोस्टली मेंबर कंट्रीज जो है ना वो ट्रैफिक ऑफ कैंसर एंड ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होके जाते हैं, तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल में तो तुम्हारा सब आ जाएगा ना, यूएन के मेंबर भी है इसमें। इसमें ये बात सही कि इसके मेंबर कौन कौन, सुनो, इसमें जो मेंबर कंट्रीज है वो ट्रैफिक ऑफ कैंसर वाले मेंबर है, कैंसर वाले हैं, और कैप्रिकॉर्न वाले ये भी है, लेकिन यूएन के मेंबर भी शामिल है, यूएन के मेंबर भी इसमें, जो यूएन के मेंबर कंट्रीज है वो लोग भी इसमें आके शामिल हो गए। तो यहाँ पे खाली देखो क्या बोला, ऑल मेंबर कंट्रीज जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वो सिर्फ ट्रैफिक ऑफ कैंसर, तो जो ट्रैफिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में लुक्वेटेड है बस वही मेंबर है, नहीं मोस्टली होता तो सही होता, सम होता तो सही होता, बट यहाँ पे ऑल लिख दिया तो ऑल से तुम्हारा आंसर नेगेटिव हो गया, इस वजह से गलत हो गया, समझ आ गया ना। इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, देखो सबसे पहले तुम लोगों को लेयर याद करना, ठीक है ना, लेयर का नाम याद करो, जैसे एक्सोस्फीयर, ट्राइसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्राइसोस्फीयर, ये तुम लोगों को पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना। तुमको पता ना लेयर होता है, ये पूरा इस तरह का अर्थ में लेयर होता है ना, तो इस लेयर को तुमको याद करना है। देखो क्या हमको याद करना है, सबसे पहले क्या कौन सा लेयर आएगा, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद ट्राइसोस्फीयर। अब एक चीज तुम देखो यहाँ पे, हम लोग कहाँ पर है, हम लोग अर्थ में, ये अर्थ में देख लीजिए, ये अर्थ, और हम लोग कहाँ पे, हम लोग ट्राइसोस्फीयर के साथ है। ट्राइसोस्फीयर क्या है, यहाँ पर भी तुमको ओजोन लेयर मिलेगा, और स्ट्रेटोस्फीयर में भी तुमको ओजोन लेयर मिलेगा। देखो जो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर, यहाँ पे देख लो ओजोन लेयर है, देख लो जो जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पे ओजोन का लेयर है, जो ओजोन लेयर होल हो रहा था, याद है मैं इसको पढ़ाई थी मॉन्ट्रोल में, कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, हम लोगों को इसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है,
ठीक है ना। तो ये वाला पिक्चर से समझो, देखो मैं ली हूँ ना इस वजह से रेड लेती हूँ। देखो तो समझो, पहले एक्सोस्फीयर, ट्रांसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आता है, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रांसोस्फीयर। तो तुम ऐसे याद करना कि देखो सबसे पहले तुम्हें एक्सोस्फीयर है, सबसे पहला लेयर, उसके बाद हो जाएगा थर्मोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद ट्रांसोस्फीयर। मतलब अर्थ में तुमको ट्रांसोस्फीयर मिलेगा, ठीक है, अर्थ में ट्रांसोस्फीयर मिलेगा। उसके बाद तुम अर्थ के ऊपर जाओगी, मतलब देखो यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है, देख लियो, यहाँ अर्थ के अंदर ही है। और अर्थ के ऊपर तुमको क्या मिलेगा, ट्रांसोस्फीयर, जहाँ पे ओजोन लेयर है, देखो ओजोन लेयर है। तो यही तो ओजोन लेयर में होल हो रहा था, जिसकी वजह से इंसान को स्किन कैंसर हो रहा था। अब उसके ऊपर भी एक लेयर है जिसको बोलेंगे मेसोस्फीयर, उसके ऊपर भी एक लेयर है जिसको बोलेंगे थर्मोस्फीयर, उसके ऊपर भी एक लेयर जिसको बोलेंगे एक्सोस्फीयर, ठीक है ना। ये सब लेयर तुम लोग को याद करना। अब स्टोरी क्या है यहाँ पे, बोला कि जो द ओजोन लेयर इज द लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, द सेकंड लेयर इज द अर्थ। अर्थ का एटमॉस्फेयर सेकंड लेयर कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अर्थ का, ठीक है ना, अर्थ का, धरती का सेकंड लेयर कौन सा। अगर तुमसे कोई पूछे कि अर्थ का सेकंड लेयर कौन है, देखो पहला वाला लेयर में तो हम लोग ही रह रहे हैं, ट्रांसोस्फीयर वाला लेयर में। तो जो सेकंड लेयर है ना, हाँ ट्रांसोस्फीयर में, और जो स्ट्रेटोस्फीयर जो है ना, यहाँ पे तुमको ओजोन लेयर मिलेगा, ये सेकंड लेयर है। यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, ओजोन लेयर। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा अगर एग्जाम में कि अर्थ का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सेकंड लेयर है ना, तो तुमको कौन सा लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा। स्ट्रेटोस, देखो एस लिखा हुआ है, एस स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, और टी जो है ये ट्रांसोस्फीयर है। मैं इन लोगों के बारे में बताऊंगा, बहुत क्वेश्चन आता है। तो जो तुम्हारा एस जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुमको ये भी दे देगा, गुड भी दे देगा और बैड भी दे देगा। जो टी वाला वो बैड है और एस वाला गुड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुमको 4 गो लेयर दे देगा, ठीक है, बहुत बनाया हो, और पूछेगा इसमें से गुड ओजोन लेयर को, हाँ गुड ओजोन। तो गुड हमको पता है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक है ना वो गुड है, जबकि जो ट्रांसोस्फेरिक जो है ना, जो टी से जो है, टी ट्रांसोस्फेरिक जो अर्थ पे हो वो बैड है। अब गुड क्यों, इसके बारे गुड के बारे में मतलब गुड क्यों है मैं बता रही हूँ। बोला ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में, तो ये गुड है। तो गुड क्यों हो रहा, act as a protective shield, observe and filtering out harmful UV radiation from the sun। तुमको पता है, मैं तुमको यहाँ पे जगह नहीं है, चलो मैं ये समझे सूरज है, तुमको पता है सूरज की रोशनी हम लोग पे डायरेक्ट नहीं आती। अगर सूरज की रोशनी हम लोग पे डायरेक्ट आती तो हम लोगों को बहुत डिफरेंट होता है, मर जाता, ठीक है। तो क्या किया गया है कि इसे लेयर कर दिया, ठीक है, इसको पार करके लेयर आया, और ये जो लेयर ऐसे किया गया हुआ है ना, मतलब इसको ओजोन लेयर, ये काम करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल द ऑब्जर्व एंड द फिल्टरिंग द ऑड हार्मफुल यूवी रेज। तो सूरज की रोशनी से एक रे आती है जिसको बोलते हैं यूवी रे, हार्मफुल। यूवी को फुल फॉर्म पढ़ो, एग्जाम में आता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। ये क्या करती है, सूरज की रोशनी से जब रोशनी आती है तो जितना भी हार्मफुल होता है ना, जो भी सूरज की रोशनी में हार्मफुल चीज होता है ना, उसको वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, यानी फिल्टर कर कर अर्थ पे हम लोगों को अच्छा रोशनी, है ना। गुड ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है, जो तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है, सूरज की रोशनी से जो भी रे निकल रही है ना, उस रे को पहले फिल्टर कर, जो जो हार्मफुल यूवी रेज होता है ना, और हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट, देख लो अल्ट्रा वायलेट याद करना, क्योंकि मैं बता रही हूँ, एक होता है इंफ्रारेड और एक होता है अल्ट्रा वायलेट। आरसी को हमेशा उसी में कंफ्यूजन हो जाता था कभी कभी, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ। हालांकि अब आरसी को याद हो गया है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता था ना, तो वो तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग के टाइम होता है तुम्हारा, जब तुम्हारा ऑक्सीजन आता है वापस जाता है तो वहां से, हाँ इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड, और यहाँ पे होता है अल्ट्रा वायलेट। तो आरसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, तो दोनों में ही आके, यहाँ पर भी तुम अल्ट्रा वायलेट आके अर्थ पे तुमको नुकसान पहुंचाती है, इंफ्रारेड भी नुकसान पहुंचाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, यूवी सूरज की रोशनी से जो हार्मफुल गैस निकलती है उसका नाम है यूवी, और इस यूवी को रोकता कौन है, वो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन।
रोक रहा है इंसान को, क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किस चीज से, हार्मफुल से, है ना। अब जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, गुड हुआ, है ना, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। देखो यहाँ पे मैं बोली भी गुड ओजोन जो होता है ना, ये स्ट्रेटोस्फेरिक, ये ऑब्जर्व कर लेता है, किस चीज को ऑब्जर्व करता है, द सन का हार्मफुल रेडिएशन को क्या करता है। सुनो, अब इस यूवी रे से होता क्या है, अब यूवी रे से होता क्यों, क्यों आखिर इसको ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, पर्पस क्या है, क्यों। सुनो, अगर ऑब्जर्व ना करे ना तो इंसान को ये सारा बीमारी हो। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सूरज की रोशनी से जो यूवी रेज निकलता है ना, उससे कौन कौन डिजीज हो जाता है, यूवी रेज से क्या क्या डिजीज होगा। देखो मिलो ये मिलोन मिलोनमा, अर्थमा, ये तो को याद करना है, कार्सिनोमा, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, सनबर्न, क्यूट एजिंग, मतलब इंसान का एज जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वीक इम्यून सिस्टम, ये सारे डिजीज होगी, ये सारे डिजीज होगी, डिजीज कॉज ड्यू टू द एक्सपोज यूवी रेज, ये डिजीज याद करना है, एग्जाम में आता है। ज्यादातर तो तुम्हारा स्किन कैंसर तो बहुत कुछ आया है, लेकिन सारा से ही आया हुआ, नाम हार्ड में नहीं बोलूंगी, मिलेनुमा, राइथेमा, कार्सिनोमिया, ठीक है, इसके बाद हो गया कैटरेक्ट यानी आंखों की बीमारी, सनबर्न जला देना, क्विक एजिंग जल्दी जल्दी एज बढ़ना, ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, तुम्हारा इम्यून सिस्टम मतलब क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको, वीक इम्यून सिस्टम का मतलब तुम्हारे बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होने लगी। इम्यून सिस्टम का मतलब कमजोर होने का मतलब क्या, कि कोई भी बीमारी हो तुमको पहले हो जाए, अगर तुम्हारी इम्यून सिस्टम खराब हो जाए। तुम देखिए, तुम कहीं बोलेगा ये लड़की तो कभी बीमार पड़ती ही नहीं है, तो सब क्या बोलेगा, अरे उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तुम देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे अरे इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, यूवी रेस की वजह से। अब मेरे एक बात सुनिए, हम लोग पढ़े थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, हम लोग पढ़े थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो हम लोग क्यों पढ़े थे मॉन्ट्रियल, यही जो यूवी रेज है ना, ये सूरज की रोशनी है, और यहाँ पे तुम्हारा ओजोन लेयर है, गुड ओजोन लेयर, ठीक है। हम लोग जो मॉन्ट्रियल पढ़े थे ना, देखो स्ट्रेटोस्फेरिक है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक वाला, अब यहीं पे तो सुराख हो गया था, यहीं में तो होल हो गया था, और यहीं से तो तुम्हारा यूवी रेज आ रहा था अर्थ पे। अब जब अर्थ पे आ रहा था तो इंसान को स्किन कैंसर हो रहा था, ठीक है ना, कैटरेक्ट हो रहा था, सनबर्न एज तेजी से बढ़ रहा था इंसान का, इंसान जल्दी बूढ़ा हो रहा था, है ना, मिलोनमा हो रहा था, राइथेमा हो रहा था, कार्सिनोमा हो रहा था, ये सब डिजीज हो रहा था, किसकी वजह से, यूवी रेस की वजह से। यूवी रेस कहाँ से निकलता है, सूरज की रोशनी, ठीक है ना। लेकिन वही ना, तो तुम्हारा यहाँ पे होल हो गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था कि हम लोगों को इस होल को जल्दी, ओजोन लेयर के होल को जल्द से जल्द हम लोग क्या करना है, कवर करना है, नहीं तो इंसान को बहुत तेजी से बीमारी हो, ठीक है ना। तो बोला कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है यूवी रेस, क्योंकि ये हम लोग को प्रिवेंट करती है स्किन कैंसर होने से, कैटरेक्ट होने से, या दूसरे और भी दूसरे हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, उन सबको प्रिवेंट करने में रोकता है, इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब जब ये देखो, अब मैं क्या बोलूं कि जो गुड स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ये क्या करे, हम लोग को प्रोटेक्शन दे रही है ना, सूरज की रोशनी से जो सूरज के सन से जो रोशनी निकल रही है, तो वो जो सन से जो रोशनी आ रही है ना, तो फिल्टर होके आ रही है, ठीक है ना। लेकिन जब सुराख हो जाओगी, जब यहाँ पे सुराख हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो फिल्टर कहाँ से होगा, कुछ ना कुछ तो यूवी रेज बाहर आएगा ही, जो भी यूवी रेज बाहर आएगा तो उसे स्किन कैंसर। अच्छा, इन स्किन कैंसर भी तुम देख लिए थे, तुम लोग को एक्स्ट्रा मतलब इन्फॉर्मेशन देती कि स्किन कैंसर भी देख लिए थे, सबसे ज्यादा होता था किसको, पूरा इंसान, काला इंसान को स्किन कैंसर नहीं जनरली, क्योंकि काला इंसान जो होते हैं जिनका ब्लैक फेस होता है, लोगों के अंदर एक मिलान नाम का मैटर होता है, ठीक है ना, काला स्किन, वो ब्लैक क्यों है, तो जिसके अंदर एक, तुम्हारा ना ऑन है कैमरा सुषमा, सुषमा तुम्हारा कैमरा ऑन है कब से ही ऑन है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऑन कर लो, लेकिन मैं तुमको देख ली इसलिए तुम, हमको लगा तुम ऑन ऑफ करके रखती हो ना, मुझे लगा गलती से हो गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन करके रख ठीक है। तो क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गुड कौन है, गुड ओजोन कौन है,
स्ट्रेटोस्फेरिक। ठीक है, क्यों गुड है? क्योंकि ये हम लोगों को यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, अच्छा यूवी रेज से क्या होता है जो यूवी रेज से बचाना है? यूवी रेज से मेलानोमा, राइथेमा, कार्सिनोमा, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, सनबर्न, केजिंग, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, ये सब तरह की डिजीज हो जाती है, इस वजह से बचाना है। ठीक है, जब यूवी में होल हुआ था तुम्हारा, सॉरी जब ओजोन में होल हुआ था, यूवी अर्थ पे आ रही थी, तो तुम्हारे इंसान को स्किन कैंसर बहुत तेजी से हो रहा था। और ये बीमारी ज्यादातर गोरा, स्किन कैंसर ज्यादातर गोरा आदमी है, क्योंकि गोरा इंसान कब बनता है? जब उसके बॉडी से मिलान मैटर, तो मिलान मैटर खत्म हो जाएगा और ब्लैक फेस में वो रहता है, तो वो जो यूवी रेज जब ब्लैक आदमी का फेस में पड़ेगा ना, तो वो लड़के हटा देगा, जो मिलान मैटर रहेगा ना वो उसको हटा देगा, चलो निकलो यहाँ से, वो उससे लड़ लेगा। लेकिन गोरा आदमी का फेस में वो रहता ही नहीं, तो उसी स्किन कैंसर गोरा आदमी को होता था। ठीक है, ये हम मतलब पढ़े थे डाकू। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बस तुम लोगों को क्या याद करना है, देखो कि यूवी रेज कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी से निकलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गुड वाला कौन है? गुड ओजोन लेयर कौन है? तो गुड वाला जो ओजोन लेयर है ना, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, क्यों गुड है? क्योंकि वो हम लोग को यूवी रेज से बचाता है। यूवी रेज से कौन कौन सा डिजीज होती है वो पढ़ना, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे हम, अब इसमें भी तुमको पढ़ना है कि सबसे बिकॉज कि मैं यूवी तुम लोग को न्यू पढ़ा रही, तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा। यूवी रेज दो तरह का होता है, यूवी दो तरह का होता है। देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ लाइट, यूवी एंड यूवी ए। ठीक है, यूवी ए लाइट इज इवन मोर हार्मफुल देन यूवी बी से सबसे ज्यादा हार्मफुल, सबसे नुकसानदायक कौन है? सबसे हार्ड कौन है तुम्हारा? यूवी ए। Ozone layer our Earth's sun screen observe about 98% devastating UV light। बोलो ओजोन लेयर क्या करती है? हमारे अर्थ पे जो सूरज की रोशनी आती है ना, स्क्रीन में सन स्क्रीन आती है ना, जो इसको 98% ऑब्जर्व करती है। 98% क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन 2% फिर भी आता है, छान छान वो फिल्टर कर लेती है, लेकिन फिर 2% अर्थ पे आ जाता है। ठीक है ना, बोल रहा क्या कि यहाँ पे समझना, ये एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन, इसका हर एक पार्ट से क्वेश्चन आया। यहाँ पे समझ में आ गया यूवी रेज कितना तरह का होता है? 2। ठीक है, तो जो यूवी रेज आती थी हमारा जो होल हो गया था, तो 2% कम से कम अर्थ पे आ जाता। बोला कि 1970s में, ये वाला भी स्टोरी याद करना है। 1970s में क्या हुआ, साइंटिस्ट जो है ना वो डिस्कवर ऑब्जर्व करते हैं कि रिडक्शन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एंड इट वाज फाउंड मोर प्रोमिनेंट पोलर रीजन। देख लो कहाँ पे मिला था पोलर रीजन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा रीजन में सबसे पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि होल हो रहा है, पोलर रीजन में। देख लो, ठीक है, उन्होंने देखा 1970s में साइंटिस्ट ने, अरे यहाँ पे होल हो रहा है पोलर रीजन में। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब सबसे पहले साइंटिस्ट जो है ना वो जब ऑब्जर्व करते हैं तो कहाँ पे ऑब्जर्व होल हो रहा है? पोलर रीजन में। ठीक है ना, उन्होंने देखा कि ये जो ओडीएस है ना वो क्या कर रहे हैं, 100 साल तक रह रहे हैं, 100 साल तक, 100 साल तक रह रहे तो पूरा बर्बाद कर देंगे। मतलब इतना ना कि जैसे तुम देखी होगी जब तुम अपना मोबाइल को जब मोबाइल से कुछ अनवांटेड चीज को डिलीट करते तो जाके तुम्हारा रिसाइकिल बिन में रहता है, लेकिन वो रिसाइकिल बिन में 1 मंथ तक होता है। ठीक है, जो भी खराब चीज होता है उसको डिलीट कर देती है, वो मोबाइल में रहता है, जब तक रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करोगे नहीं होगा। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने देखा कि पोलर रीजन में ओडीएस है, अभी ऐसा ओडीएस जो 100 साल तक रह रहा है, ये तो इंसान के लिए बहुत खतरा है। तो बोला कि 2 रीजन था ओजोन लेयर का जहाँ पे डिप्लीट हो रहा था, एक तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया मतलब पोलर रीजन याद रखना कि पोलर रीजन में देखा था साइंटिस्ट ने, मतलब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ओडीएस मिला था। ठीक है ना, उसके बाद देयर आर 2 रीजन in which ozone layer has a depleted in the mid latitude, for example over the Australia that ozone layer is a thin। ये तो रीजन में देखा पोलर रीजन, फिर उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ओजोन लेयर है ना वो थिन हो गया, पतला हो गया, पतला। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा रीजन में देखा गया था, तो पोलर रीजन। कौन सा ये में देखा गया था कंट्री में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था कि ओजोन लेयर जो है ना थिन हो रहा है।
और ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये रीजन है ना, ये कहाँ पे आएगा, अंटार्कटिका। सबसे ज्यादा होल कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। यहीं से तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जब मैं नेट का एग्जाम दी थी उस साल आया था। तो मैं निकल के बोल भी रही यार सी, मुझे लग रहा ना मैं ना आर्टिक रीजन मार दी, तो अंटार्कटिका लिखा हुआ और क्वेश्चन में आर्टिक भी था। देख लो, कंफ्यूजन मत हो ना। हाँ, मैं पूरा आर्टिक से डिस्कस भी कर रही हूँ कि मुझे लग रहा ना कि मैं आर्टिक में मार दी है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन लग रहा, मुझे याद है अंटार्कटिका, लेकिन हो सकता है आर्टिक में मार दी। तो ये बात याद रखना। अभी मैं पूरा फ्लो चार्ट बनाऊँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट ने 1920 में क्या देखा कि पोलर रीजन में तुम्हारा ओडीएस आ गया, ठीक है ना, जो कि 100 साल तक। इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में थिन हो गया, लेकिन इन्होंने अंटार्कटिका में देखा कि होल हो गया। थिन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में होल हो गया। तो सबसे पहली बार ओजोन होल को कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में। It atmospheric region over Antarctica, the ozone layer is significantly thinner, especially the spring season that has a deep formation of the called the ozone. और ये खास करके कौन से महीने में देखा गया था, सितंबर एंड नवंबर की पोस्ट में ठंड बहुत पड़ती है अंटार्कटिका में, ठीक है ना। तो वहां पर ठंड के महीने में देखा गया तो ओजोन, ठीक है। तो यही होल की वजह से इंसान को क्या हो रहा था, स्किन कैंसर, डिफरेंट डिजीज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस इसमें से कौन सा है जिसे स्किन कैंसर होता है, यूवीए। इंफ्रारेड भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन के लिए। और तुम्हारा यूवी भी लिखा हुआ रहेगा, तो तुमको कंफ्यूजन होगा, इंफ्रा और तुम्हारा यूवी सेम ही लगेगा। अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ रहेगा तो तुमको कंफ्यूजन लगेगा। तो यूवी रखना, यूवी अल्ट्रावायलेट से स्किन कैंसर होता है। अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन दिखाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद बोला कि द मेन रीजन ऑफ द, यहाँ पे देखो मेन वजह क्या था, मैं उस दिन भी पढ़ा चुकी थी कि ओजोन जो डिप्लीट हो रहा था उसका मेन वजह क्या है, ओडीएस। ओडीएस में कौन आएगा, कल उस दिन भी पढ़ाई थी मैं। सीएफसी यहाँ पर से भी हटा हुआ है, सीएफसी 1 नंबर में आएगा। सीएफसी है ओजोन डिप्लीट सब्सटेंस, हैलोन है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, मेथनॉल क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उस दिन पढ़ाई थी। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट इंक्रीज द अमाउंट द यूवीबी। अर्थ पे कौन आती है, ए नहीं आती, ए आएगा तो पूरा अर्थ को ही बर्बाद कर। अभी तक अर्थ पे बी आई है, बी ही नुकसान पहुंचाएगी इंसान, याद रखना। ये क्या करती है, ये ह्यूमन के इफेक्ट, हेल्थ पे इफेक्ट डालती है, एनिमल में पे इफेक्ट डालती है, इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट डालती है, प्लांट मरीन सब पर इफेक्ट डालती है यूवीबी। अर्थ में जो अभी तक आया है ना यूवी बी आया, मैं क्या बोली, यूवी 2 तरह का, एक होता है ए, एक होता है बी। तो बी आया है और ए नहीं आया है। मैं क्या बोली, जब सूरज की रोशनी से तुम्हारा यूवी रे निकल रहा है, तो वो जो रे निकलता है ना, तो 2% ही निकलता है, 98 को वो अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन 2% से ही इंसान को इतना वो बीमारी करके चले, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे गुड ओजोन और बैड ओजोन। हम लोग को बैड ओजोन को एक एक करके, बैड ओजोन, हाँ देखो बैड ओजोन किसको बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को क्या बोलेंगे, बैड ओजोन। गुड ओजोन देखो, गुड ओजोन की थ्रू बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गुड कौन है, गुड एस वाला, एस कौन है, गुड। पहले जो आएगा वो गुड है, बाद में आएगा ठीक बैड, याद है। ये बैड क्यों है भाई, ओजोन occur 2 layer of the atmosphere, the layer close to the earth surface, troposphere, here ground level bad ozone। ये अर्थ पे पाया जाता ना, ग्राउंड लेवल पे पाया जाता, तो ये बैड ओजोन। ये एयर पॉल्यूटेंट होता है, ये हार्मफुल होता है, सांस लेते चला जाता है तो बीमारी होता है। ये क्रॉप्स को, ट्री को, वेजिटेशन को और इंसान को भी हार्म पहुंचाता है। ये ज्यादातर तुमको अर्बन स्मॉग में मिलता है, बैड ओजोन ना। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा ये कैसे बनता है, ये मतलब तुम्हारा कोई और, ये जो बैड ओजोन है ना, ये एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब ये तो मैन मेड भी बनता है। इंसान जो इतना तुम्हारा कंजम्पशन कर रहा है, मतलब CO2 को यूज कर रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, ये सबसे तुम्हारा बैड ओजोन बैड हो जाता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन खतरनाक है, क्यों खतरनाक है, फिर ये क्या करे, इंसान को नुकसान पहुंचाता है, क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, वेजिटेशन को, सब्जी वगैरह सबको कर देता है। ये अर्बन स्मॉग, इसका मेन होने का वजह क्या है, अर्बन स्मॉग। बैड ओजोन क्या है, बहुत बैड ओजोन
सॉरी गुड ओजोन तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये हम लोगों को यूवी रे से बचाता है। अब एक चीज और एग्जाम्पल पूछना कि जो जैसे ये ओजोन, ये सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज की रोशनी, और ये क्या ओजोन लेयर, ठीक है ना, ये ओजोन लेयर, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये पतला हो, ये थिन हो, है ना, ये जो थिन हो, इसको इन्होंने मेजर किससे किया, इसको, तो उन्होंने देखा कि ये थिन हो गया, तो मेजर करने वाली चीज को बुलाता है डॉप्सन यूनिट। ये याद रखना, ओजोन लेयर को मेजर करने की जो जिस चीज से किया था उसका नाम है डॉप्सन, ठीक है। कितना कितना कम से कम ये मोटा होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, 32.1 सेंटीमीटर, 32.1 से भी ज्यादा सेंटीमीटर जो तुम्हारा है ना मोटा होना चाहिए। थिकनेस, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 30 पॉइंट, नहीं 1 डिग्री से, ये 32 कुछ नहीं है ना, 32 मेरे ख्याल से कुछ नहीं, 1 से ज्यादा, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है। इसका एवरेज ओजोन लेयर का जो है ना वो थिकनेस होना चाहिए। यहाँ पे एक बार कंपेरिजन है, देख लो, ये बोल रहा है कि गुड ओजोन क्या है, तो ये हम लोगों को स्ट्रेटोस्फीयर क्या करती है, ये नाम दोनों का, ये अर्थ पे पाया जाता है, अर्थ का सेकंड लेयर, और ये ग्राउंड लेवल पे पाया जाता है। अच्छा ये देखो, ये नेचुरली यूवी रेज ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स से बनता है। ये जो गुड ओजोन है ना, ये कैसे बनता है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल से बनता है। लेकिन ये कैसे बनता है बैड ओजोन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैड ओजोन कैसे बनता है। NO2 नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट और सनलाइट, इन सबको मिला के ओजोन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ओजोन लेयर बनता है किससे, इसलिए इसको हाईलाइट किया। और बैड ओजोन बनता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन किससे बनता है, NO2 CO2 VO का फुल फॉर्म है वोलेटाइल कंपोनेंट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना, और सनलाइट, इन सब को मिलाकर ओजोन। ये ऑब्जर्व करते हैं यूवी बी को, कभी यूवी बी ही हट के आ रही थी। ये इसका मेन बनने का वजह से हार्मफुल, ये खराब, ये हम लोग को प्रोटेक्शन देती है, स्किन कैंसर से बचाती है, कैंसर से बचाती है। इसकी वजह से देखो बैड क्यों है, कि इसकी वजह से इंसान को रिस्पिरेटरी इश्यूज हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। ये हम लोग को यूवी से प्रिवेंट करती है, इकोसिस्टम को डैमेज होने से बचाती है, लेकिन ये डैमेज करती है क्रॉप को, फॉरेस्ट को, वेजिटेशन, ठीक है। अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे गुड ओजोन का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, हाँ स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो गुड ओजोन। बैड ओजोन का नाम बताओ, ट्रोपोस्फेयर, यानी टी वाला जो है वो बैड ओजोन, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब मुझे तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि ओजोन होल कहाँ देखा गया, ओजोन होल में बोल रही, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, आर्टिक नहीं है, अंटार्कटिक है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिक होता है तो ऐसे करके अंटार्कटिक AN से याद है, ये मेरे एग्जाम में ओजोन होल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना, सूरज की रोशनी से क्या निकलता है, अल्ट्रावायलेट बोलो, कौन कौन सा डिजीज होता है, जो भी नाम बता दो, नाम हार्ड है, एक दो नाम बता दो, मेलानोमा, हाँ कार्सिनोमा, आइथ्रीमा, हाँ स्किन कैंसर और वीक इम्यून सिस्टम, हाँ, बताओ और कौन बताना चाहेगा, और एक सनबर्निंग, हाँ सनबर्न, हाँ हाँ ठीक है। ये सारा डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, यूवी रेस की वजह से हो रहा है। यूवी रेस से हम लोग को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है भाई, तो गुड ओजोन है, जो जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक है। लेकिन बैड जो है, बैड जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, बैड वाला ओजोन लेयर कहाँ होता है,
अर्थ के ग्राउंड लेवल पे, ऐसे ग्राउंड लेवल पे पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तुम लोगों को कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं दूर? हाँ। अब तुमसे अगर ये वाला गुड ओजन बैड ओजन से आएगा समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बार ये वाला भी तुम याद कर लो कि सामने ये वाला आता है, फिर आया हुआ भी है, सेट में भी आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ये वाला एक बार लेयर याद, इसको देखो अगर ट्रिक्स याद होगी तो ट्रिक्स याद करो, लेकिन ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि तुम्हारा ये ओजोन लेयर कौन सा, देखो यहाँ बोलेगा कि ओजोन लेयर कहाँ, अच्छा इसको क्यों बोलेगा कि ये ओजोन लेयर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि खुद ओजोन लेयर कौन सा लेयर में पाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, खुद ओजोन लेयर कौन सा लेयर में है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है बैड ओजोन लेयर कौन सा लेयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक, घुमा देगा क्वेश्चन, तो ऐसे होगा ना। बाकी तुम लोगों को ये एक बार ये इस तरह से ये भी याद करना है कि सबसे पहला लेयर का नाम है एक्सोस्फेयर, देख लो एक्सोस, ठीक है। दूसरे वाले लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर, ठीक है। तीसरे वाले का नाम है मेसोस्फेयर और फोर्थ का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, फिफ्थ का नाम है ट्रोपोस्फेयर। एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अभी नहीं, लेकिन पहले वाला जो तुम्हारा एग्जाम हो रहा था उसमें ऐसा क्वेश्चन होता था कि लेयर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा, ठीक है। इस वजह से तुमको ये याद करना। उसके बाद मुझे ये लेयर भी तुमको बताना पड़ेगा, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी आया हुआ है एक एक करके कौन लेयर में क्या पाया जाता है। बाकी दो इम्पोर्टेंट था मैं बता दूं, ठीक है। दो लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था, जो कि मैं बता दूं। बाकी और इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये मुझे बताओ कि अर्थ पे कौन सा यूवी आती है, अर्थ पे कौन सा यूवी आती है? यूवी बी आती है, यूवी ए भी है और यूवी बी भी है ना, यूवी ए भी है और यूवी बी भी है। अच्छा ओजोन लेयर को कौन सा यूनिट से नापा जाता है, तो ओजोन लेयर को कौन सा यूनिट से? डॉप्सन। या देखो हम यहाँ का तो आदमी ना, यहाँ का तो कोई साइंटिस्ट है जो यहाँ का यूज करेगा, वो तो बाहर का ही थे, तो इसलिए उन्होंने डॉप्सन DU को यूज किया। डॉप्सन वहां का कुछ यूनिट वगैरह चलता होगा इस तरह से। जैसे अगर इंडिया का आदमी नापता तो अलग होता, हम लोग का इंडिया वाला होता है, लेकिन यहाँ वहां का अलग साइंटिस्ट वहां के थे, इसलिए उन्होंने नापा, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा तुम्हारा ओजोन सबसे ज्यादा देखा गया कि ODS है, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने 1920 में देखा कि ODS बहुत जमा, ठीक है ना। कौन सा रीजन में, रीजन का नाम बताओ? पोलर रीजन में, हाँ पोलर रीजन में देखा गया था कि ODS आके वहां पे जमा हो रहा है। ये ODS एक 100 साल तक रहेंगे, 100 साल, ठीक है। तो बाकी यार तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी आज क्लास तक रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा भी मैं ला दूँ तो माइंड में ना आटे तो प्रॉब्लम, मुझे लगा आज पूरा क्लास चल जाएगा, लेकिन तुम लोग इजी समझ गए तो उससे ज्यादा लेट, ठीक है। अगर कहीं कंफ्यूजिंग है तो पूछ लो, तुम लोग इजी समझ गए। कुछ ऐसा कि पूछना है दीदी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ना, तो आज क्लास नहीं तक रहने जाने में PDF से, ठीक है। वेलकम।